Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. So starting with our development of arterial system. लास्ट वीडियो में हमने वीनस सिस्टम की डेवलपमेंट देखी थी, अब हम आर्टेरियल सिस्टम की डेवलपमेंट देखेंगे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टेरियल सिस्टम, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में वेस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट पे थोड़ा बताया था कि किन मैकेनिज़म्स के ज़रिए आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है, उसको मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, आपको पता है वैसे तो आपका पूरा जो सीवीएस है दैट इज़ मीज़ोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ऑब्वियसली जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है वो भी मीज़ोडर्मल या मीज़ेनकाइमल सेल्स से बना होगा। ठीक है, जब ये मीज़ोडर्मल या मीज़ेनकाइमल सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एंजियोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, एंजियोब्लास्टिक सेल्स हमारे पास बना देंगे। ये एंजियोब्लास्टिक सेल्स बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स भी बनाती हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब ये एंजियोब्लास्टिक सेल्स आगे हमारे पास ग्रुप करेंगे ना, तो ये हमारे पास बना देंगी ब्लड आइलैंड्स। ठीक है, ब्लड आइलैंड्स बना देंगी। ठीक है, इन ब्लड आइलैंड्स से हमारे पास फिर ब्लड वेसल्स डेवलप करेंगी। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के डेवलप होने का ना दो तरीक़ों से ब्लड वेसल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, दो मैकेनिज़म्स के ज़रिए। एक मैकेनिज़्म को हम कहते हैं कि दैट इज़ वेस्कुलोजेनेसिस। वो क्या है आपके पास? वेस्कुलोजेनेसिस, और इसका पूरा नाम है वेस्कुलोजेनेसिस डी नोवो फॉर्मेशन। ठीक है, और जो दूसरा मैकेनिज़्म है दैट इज़ एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोजेनेसिस। ठीक, वेस्कुलोजेनेसिस डी नोवो फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं वो ब्लड आइलैंड्स से डेवलप करती हैं। ठीक है, यानी मीज़ेनकाइमल सेल्स ने डिफरेंशिएट करके जो एंजियोब्लास्टिक सेल्स बनाए, एंजियोब्लास्टिक सेल्स ने जब ग्रुप टुगेदर हुए तो ब्लड आइलैंड्स बनाए। इन ब्लड आइलैंड्स से अगर आपकी ब्लड वेसल्स डेवलप करें तो वो जो प्रोसेस होगा दैट इज़ वेस्कुलोजेनेसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस से हमारे पास डोर्सल आयोटा, इसके अलावा आपके कार्डिनल वेन्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। ठीक है, और जो आपकी एंजियोजेनेसिस प्रोसेस है, एंजियोजेनेसिस में क्या होता है कि आपकी जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनमें अगर बडिंग या स्प्राउटिंग हो जाए, ठीक है, तो उससे जो आपकी ब्लड वेसल्स बनेंगी उनको हम कह देंगे कि ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो एंजियोजेनेसिस के ज़रिए बनी है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट से। तो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम की जो डेवलपमेंट है ना वो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि हेड एंड नेक में जो आर्टीरियल पैटर्न है यानी आर्टीरियल सप्लाई है वो आपके पास आती है फ्रॉम आयोटिक आर्चेस। ठीक है, आयोटिक आर्चेस के ज़रिए आपने बात याद रखनी है कि हेड एंड नेक जो है इधर से सप्लाई होता है। ठीक है, और जो आपकी फेरेंजियल जो आपकी बाकी बॉडी का जो आर्टीरियल सप्लाई है वो आती है फ्रॉम योर डोर्सल अयोटा। ठीक है, आपके जो लेफ़्ट और राइट डोर्सल अयोटा हैं वहाँ से आपकी बाकी बॉडी की आर्टीरियल सप्लाई आती है। ठीक है, अब हम पहले हेड एंड नेक की आर्टीरियल सप्लाई देखेंगे क्योंकि हम हेड एंड नेक की ही डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से अयोटिक आर्चेस से हमारे पास जो है आर्टीरियल सिस्टम डेवलप करता है फॉर हेड एंड नेक, और हम डोर्सल अयोटा से जो बाकी बॉडी को जो सप्लाई जा रही होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली हम अयोटिक आर्चेस से जो हेड एंड नेक की सप्लाई है वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास होता ये है कि अयोटिक आर्चेस जो हैं वो बेसिकली अयोटिक सैक्स से जो है वो अराइज़ करती हैं और जाके डोर्सल अयोटाज में टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, हमारे पास 6 इन नंबर होती हैं अयोटिक आर्चेस और ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं हमारे पास, ड्रॉ करके समझाती हूँ। ठीक है, अब देखें कि आपके पास ना कुछ इस तरह से हमारे पास, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये है आपका अयोटिक सैक। ठीक है, इस अयोटिक सैक से बेसिकली जो है वो हमारी अयोटिक आर्चेस बनेंगी, लेकिन पहले हम देखते हैं ये अयोटिक सैक कैसे बनता है। अयोटिक सैक जब आपके पास जो वेंट्रल
डोर्सल जो आपका वेंट्रल आयोटा है, जो राइट और लेफ़्ट साइड का जो वेंट्रल आयोटा है, जब ये दोनों आके फ्यूज़ करते हैं ना यहाँ पे, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड आयोटिक सैक, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ नीचे हमारे पास दोनों साइड्स पे डोर्सल आयोटा भी फ्यूज़ करता है, ठीक है। और वो हमारे पास फिर आगे जो एब्डोमिनल आयोटा है वो बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास आयोटिक सैक है, जो आपके वेंट्रल आयोटाज़ हैं, जब ये फ्यूज़ करेंगे तो ये आयोटिक सैक बनाएंगे, ठीक है। इस आयोटिक सैक से बेसिकली आपकी फेरेंजियल आर्चेस जो हैं, आयोटिक आर्चेस जो हैं वो ओरिजिनेट करेंगी और इस डोर्सल आयोटा में आके टर्मिनेट करेंगी, ठीक है। ऐसे ये टर्मिनेट करेंगी। टोटल हमारे पास कितनी आर्चेस होती हैं? 6 आर्चेस होती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो 5th वाली आर्च है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दिस इज़ फोर्थ। जो 5th वाली है इट विल रिग्रेस, ये नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ फिर आपके पास फर्स्ट 4 और उसके बाद 6th वाली आर्च होगी। दोनों साइड्स पे जो 5th वाली आर्च है वो रिग्रेस कर गई और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 4 और 6th आर्च रह गई, ठीक है। सो अब हम इसको यहाँ से देखते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि आपके आयोटिक आर्चेस 6 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? आयोटिक सैक से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। और आयोटिक सैक बेसिकली क्या है? आपके डक्टस आर्टीरियोसिस का डिस्टल एंड जब डायलेट करता है तो वो हमारे पास आयोटिक सैक बनाता है, ठीक है। यहाँ से ये आयोटिक आर्चेस 6 पेयर्स की फॉर्म में ओरिजिनेट किया और इन्होंने आके जो है वो टर्मिनेट करना है आपके डोर्सल आयोटा में, ठीक है। और जब ये आपकी आयोटिक सैक से डोर्सल आयोटा की तरफ आते हैं, उस दौरान जो कोर्स होता है वो बेसिकली इनका फेरेंजियल आर्चेस में से होता है, ठीक है। यानी उधर से ये गुजर के आती है, फेरेंजियल आर्चेस से ये गुजर के आती हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो कहता है कि डोर्सल आयोटा मैंने आपको बताया था राइट और लेफ़्ट होती हैं, ये आगे एब्डोमिनल आयोटा आपका बना देती हैं फ्यूज़ होके, ठीक है। तो ये जो डोर्सल आयोटा है ये बेसिकली आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स को जो है वो आर्टीरियल सप्लाई करती है, लेकिन जो आपके हेड एंड नेक है उसको आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आती है? आयोटिक सैक से आती है, जो कि आपके वेंट्रल जो आयोटास हैं उनके फ्यूज़ होने से बनती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयोटिक आर्चेस जो कि हमारे पास 5 हैं, क्योंकि टोटल तो वैसे 6 होती है, 5th वाली रिग्रेस हो जाती है तो हमारे पास 5 रह जाती हैं, ठीक है। तो अब उनके हम डेरिवेटिव्स देखेंगे एडल्ट्स में। जो फर्स्ट और सेकंड आयोटिक आर्च है ना, आपने याद रखना है कि वो डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाली डिसअपेयर हो जाती है, सिर्फ इसका कुछ पार्ट रह जाता है फर्स्ट का। जो फर्स्ट का कुछ पार्ट रह जाता है वो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी बनाती है और बना देती है, ठीक है। और जो सेकंड आयोटिक आर्च का कुछ पार्ट रह जाता है वो हमारे पास स्टेपीडियल आर्टरी और इसके अलावा हायोइड आर्टरी भी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड आर्च से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? थर्ड आर्च से प्रॉक्सिमल पार्ट में हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट में कॉमन कैरोटिड, अच्छा आपको पता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी से एक इंटरनल निकलती है, एक एक्सटर्नल निकलती है, ठीक है। आपने याद रखना है जो थर्ड आर्च है ना, उससे कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रॉक्सिमल पार्ट में डिराइव होगी, डिस्टल पार्ट में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फर्स्ट पार्ट डिराइव होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये आपकी थर्ड आर्च से जो है वो ओरिजिन नहीं लेती, ठीक है। यानी ये उधर से नहीं बनती, ये कहाँ से बनती है? आपके डोर्सल आयोटा से डायरेक्टली स्प्राउट करके बनती है, एज ए न्यू ब्रांच ये बनती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आर्च से हमारे पास क्या बनता है? फोर्थ आर्च के डिस्टल पोर्शन में अगर हम राइट साइड पे देखें ना, हमारे पास वहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट बनता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड होगी फोर्थ आर्च की, वहाँ पे हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद 5th आर्च का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रिग्रेस होती है, ये नहीं होती, ठीक है। 6th आर्च पे आते हैं। तो 6th आर्च जो है राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों पे ये पल्मनरी आर्टरीज़ बनाती है। राइट और लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी जो है वो प्रॉक्सिमल पोर्शंस में आपको नज़र आएगी। 6th आर्च के प्रॉक्सिमल पोर्शंस में हमारे पास राइट और लेफ़्ट पल्मनरी आर्टरी बनती है। लेकिन जो डिस्टल पोर्शंस हैं उसमें अगर हम देखें राइट साइड पे, तो डिस्टल पोर्शन जो है राइट साइड का वहाँ जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है।
सिक्स्थ आर्च का राइट साइड पे जो डिस्टल पोर्शन है वो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे डिस्टल पोर्शन से हमारे पास डक्टस आर्टीरियोसिस बनता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस आपका सिक्स्थ आर्च के लेफ़्ट साइड के डिस्टल पोर्शन से बना है ना, एडल्ट्स में ये क्या करेगा कि इट इज़ रिप्लेस्ड बाय लिगामेंटम आर्टीरियोजम, ठीक है। जो रिमाइंडर पोर्शन है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमने देखा था कि थर्ड आर्च से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनी थी। जो आर्च थी उसके डिस्टल पार्ट से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फर्स्ट पार्ट बना था, ठीक है। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रिमाइंडर पोर्शन होता है ना, वो डेवलप होता है डोर्सल आयोटा से, ठीक है। फिर जो आपने देखा कि हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है डिस्टल पार्ट में, वो किससे बनती है, हमारे पास राइट डोर्सल आयोटा से और हमारे पास राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से, ठीक है। इंटरसेगमेंटल आर्टरीज बेसिकली राइट डोर्सल आयोटा से अराइज करती हैं, ठीक है। अभी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। राइट डोर्सल आयोटा का जो पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेस है ना, उनको हम इंटरसेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट हमने देखा था कि फोर्थ आर्च से जो है वो डिराइव हो रहा था, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी का, वो हमारे पास फोर्थ आर्च से डिराइव हो रहा था, लेकिन इसी राइट सबक्लेवियन आर्टरी का जो डिस्टल पार्ट है वो राइट डोर्सल आयोटा और हमारे पास जो राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी है ना, वहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो हमारे पास लेफ्ट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से जो है वो बनती है, ठीक है। जब फर्दर डेवलपमेंट होती है ना, तो क्या होता है, इन आयोटिक आर्चेस में मॉडिफिकेशंस नज़र आती हैं। अब जो जो मॉडिफिकेशंस नज़र आती हैं आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, क्या मॉडिफिकेशंस आती हैं इन आयोटिक आर्चेस में विद फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है। मैंने आपको बताया था कि ये डोर्सल आयोटाज हैं, इन्होंने फ्यूज़ करके एब्डोमिनल आयोटा बनाया, और जो वेंट्रल आयोटाज हैं उन्होंने फ्यूज़ करके हमारे पास क्या बनाया था, आयोटिक सैक, जहाँ से ये आयोटिक आर्चेस ने ओरिजिनेट किया था हमारे पास, ठीक है। 6 आयोटिक आर्चेस थी, एक रिग्रेस कर गई थी, फिफ्थ वाली, तो हमारे पास कितनी रह गई, 5 रह गई थी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास जो थर्ड और फोर्थ आयोटिक आर्च के दरमियान आयोटिक आर्च के दरमियान जो डोर्सल आयोटा ये गुजर रही है ना, ये थर्ड और फोर्थ आयोटिक आर्च के दरमियान ये जो डोर्सल आयोटा यहाँ से गुजर रही है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज़ कैरोटिड डक्ट, ठीक है। उसने उसको नाम दिया है कैरोटिड डक्ट, ठीक है। वो कहता है कि जब डेवलपमेंट होती है ना, तो आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट में ये कैरोटिड डक्ट ऑब्लिटरेट कर जाती है, ठीक है। तो ये पहली मॉडिफिकेशन होती है आर्टीरियल सिस्टम में। उसके अलावा और क्या होता है, वो कहता है कि हमारे पास जो लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये बेसिकली आपकी लेफ़्ट वेगस नर्व की ही ब्रांच है। वो कहते हैं कि ये नर्व आपके पास हुक अराउंड करती है आपके लेफ़्ट सिक्स्थ आयोटिक आर्च का जो ये डक्टस आर्टीरियोसिस है ना, इसके डिस्टल पार्ट पे आके ये हुक अराउंड करती है, ठीक है। ये डिस्टल पार्ट जो है आपका सिक्स्थ आयोटिक आर्च का, वो डक्टस आर्टीरियोसिस बना रहा है, ठीक है। तो इस डक्टस आर्टीरियोसिस के अराउंड हमारे पास लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आके हुक अराउंड करेगी, ठीक है। और हमें पता है कि राइट आयोटिक आर्च जो है वो तो हमारे पास वैसे ही डिसअपेयर हो जाती है, हमने यहाँ देखा था, और जो हमारे पास फिफ्थ है वो रिग्रेस कर जाती है, ठीक है। जो हमारे पास राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, अब इसके बारे में वो बताता है कि ये कहाँ हुक अराउंड करेगी। ये आपके पास हुक अराउंड करेगी आपका जो फोर्थ आर्च है उसके डिस्टल पार्ट पे ये हुक अराउंड करेगी, ठीक है। यानी राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट नहीं, उसका जो डिस्टल पार्ट होगा ना, इसका वो ये कह रहा है कि जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, बेसिकली वो क्या करती है कि राइट ये जो आपका है सबक्लेवियन आर्टरी, ये किससे बनती है, आपके फोर्थ आयोटिक आर्च के डिस्टल पोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आके हमारे पास जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके अराउंड ये जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ये हुक अराउंड करेगी, ठीक है। आपको आई होप ये बात समझ आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसके बाद जो अगली मॉडिफिकेशन, जो कि थर्ड मॉडिफिकेशन है, वो ये है कि जो आपका सिक्स्थ आयोटिक आर्च के
कॉर्डल में राइट और लेफ़्ट डोर्सल अयोटा है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और वो हमारे पास एक सिंगल डोर्सल अयोटा बनाते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फ्यूज़ कर गए और इन्होंने एक सिंगल डोर्सल अयोटा बना दिया, जिसे हम एब्डोमिनल अयोटा भी कह सकते हैं। लेकिन आपने ना एक बात याद रखनी है, बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपके पास राइट और लेफ़्ट डोर्सल अयोटाज है ना, इनके कॉर्डल पोर्शंस तो फ्यूज़ करें और फिर एक सिंगल डोर्सल अयोटा या एब्डोमिनल अयोटा बना रहे हैं, लेकिन इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, राइट साइड वाला जो है ये रिग्रेस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेफ़्ट वाला है ये परसिस्ट करेगा और ये हमारे पास बाद में प्राइमोडियल अयोटा बनाएगा, ठीक है। ये क्या बना देगा, प्राइमोडियल अयोटा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो डोर्सल अयोटा है उसकी 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके 3 मेन ब्रांचेस होती हैं डोर्सल अयोटा की, ठीक है। एक होती हैं पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेस, जिनको हम इंटरसेगमेंटल आर्टरीज भी कहते हैं। दूसरी होती है लेटरल ब्रांचेस और तीसरी होती हैं वेंट्रल ब्रांचेस, ठीक है। वेंट्रल ब्रांचेस आगे 2 में डिवाइडेड है, विटलाइन आर्टरीज और अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं डोर्सल अयोटा की, जो मेन 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, ये आगे कौन से एडल्ट में स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेस जो हैं आपके एडल्ट्स में नेक में वर्टेब्रल आर्टरी बनाएंगे, ठीक है। अगर थॉरेक्स में देखें तो ये क्या बनाएंगे, 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और 1 सबकोस्टल आर्टरी, और ये हर साइड पे बनेंगे, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स पे, ठीक है। एब्डोमेन में ये हमारे पास 5 लंबर आर्टरीज बनाएंगी। जो 5th लंबर आर्टरी है ना, वो पोजिस्ट करती है एज कॉमन आइलियक आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा पेल्विस में हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेस या इंटरसेगमेंटल आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास लैटरल सैक्रल आर्टरीज बनाएंगी, ठीक है। जो सबसे कॉर्डल मोस्ट एंड होता है ना, वो हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी जो है वो बनाती है, ठीक है। यानी जो पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस सबसे कॉर्डल मोस्ट एंड पे हमारे पास क्या बनाती हैं, अपने कॉर्डल मोस्ट एंड से जो निकलती हैं वो मीडियन सैक्रल आर्टरीज बनाती हैं, ठीक है। लैटरल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो वो एडल्ट्स में क्या बनाएंगी, हमारे पास वो बना देंगी रीनल, सुप्रा रीनल और गुनेडल आर्टरीज। गुनेडल आर्टरीज में ओवेरियन और टेस्टिकुलर दोनों आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वेंट्रल ब्रांचेस में जो विटलाइन आर्टरीज हैं वो हमारे पास 3 मेन आर्टरीज जो आपने एब्डोमिनल पेल्विस में भी देखी होंगी, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बनाएंगी, ठीक है। सीलियक ट्रंक आपको पता है फोरगट को जो है सप्लाई करती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक मिडगट को और इंफीरियर मेसेंटेरिक हाइंडगट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अम्बिलिकल आर्टरीज वेंट्रल ब्रांचेस की ब्रांचेस हैं फर्दर, ये हमारे पास क्या बनाती हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट्स में ये बनाती हैं सुपीरियर वेसिकल और इंटरनल आइलियक आर्टरी, ठीक है। और डिस्टल पार्ट्स में ये ऑब्लिटरेट कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने जो है फेट्स ऑफ डोर्सल अयोटा ये आपने याद रखने हैं। बेसिकली ये क्या हैं, ये डोर्सल अयोटा के फेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वो कहता है कि यहाँ से इस डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, वो कहता है कि जब आपका एओर्टिक सैक, ठीक है, पेयर्ड वेंट्रल आयोटा के फ्यूजन से हमने देखा, ये जब 2 पेयर्ड वेंट्रल आयोटा ने फ्यूज़ किया तो ये जो चीज़ थी ये हमारे पास आयोटिक सैक बनी थी, ठीक है। ये जो आयोटिक सैक हमारे पास बनी है वो कहता है कि ये जो है इसका एक डिस्टल पोर्शन होता है, इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है। जो इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना वो ये लोअर पोर्शन है, ये जो नीचे की तरफ है, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पोर्शन, ठीक है। और ये डिस्टल पोर्शन है ऊपर वाला, ये वाला डिस्टल और ये इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो इसका हमारे पास डिस्टल पोर्शन है, अगर हम उससे पहले देख लें तो वो डिवाइडेड है इनटू राइट एंड लेफ़्ट हॉर्न्स, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट कलर चेंज करके बताती हूँ। ये देखें जो आपका ये एओर्टिक सैक है, ठीक है, इसमें से हमारे पास इसके जो डिस्टल पोर्शन है वहाँ से निकलती हैं आपके पास राइट और लेफ़्ट हॉर्न्स, ठीक है। वेट, ये यहाँ से यूँ और यूँ, ये राइट हॉर्न है और ये लेफ़्ट हॉर्न है, इस एओर्टिक सैक से निकल रही है, ठीक है। जो हमारे पास राइट हॉर्न है ना वो कहता है कि ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बना देगी, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ़्ट हॉर्न है इस आयोटिक सैक का, ये हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा बना देगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।
आगे वो कहते हैं जो इसका लोअर पार्ट है, ये तो हमने देखा है जो इसका अपर डिस्टल पार्ट था, जो इसका लोअर प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, वो हमारे पास क्या बना देगा, असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक जो हैं इस पोर्शन पे अपने जो डेरिवेटिव आर्चेस हैं, यानी अपने जिन आर्चेस से वो डिराइव हुई हैं, लाइक असेंडिंग आयोटा का आपको पता है कि वो 4th आर्च से डिराइव हुई है और पल्मोनरी ट्रंक 6th आयोटिक आर्च से डिराइव हुई है, ठीक है। तो इन रिस्पेक्टिव आर्चेस के साथ असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक आयोटिक सैक के लोअर बॉर्डर पे, या आप कह सकते हैं उसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे बेसिकली कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेट करती हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। आगे हम ये तो हमने देख लिया अबाउट आयोटिक सैक, अब हम देखते हैं अबाउट आयोटा, ठीक है। तो जो आयोटा है ये किससे बना होता है, आप सबको पता है, एक असेंडिंग आयोटा है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास फाइनली डिसेंडिंग आयोटा आता है, ठीक है। जो हमारे पास असेंडिंग आयोटा है वो हमने पहले हार्ट की जब हमने डेवलपमेंट देखी थी तो हमने देखा था कि असेंडिंग आयोटा हमारे पास बल्बस कॉर्डस से बनता है, ठीक है। जो आर्च ऑफ आयोटा का शुरू वाला पोर्शन है वो हमारे पास इससे बनता है लेफ़्ट हॉर्न ऑफ आयोटिक सैक से, ठीक है। ये आयोटिक सैक का जो लेफ़्ट हॉर्न था इसने हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाया था, ठीक है। और जो हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा का बाकी पार्ट था वो हमने देखा था कि वो 4th आयोटिक आर्च, जो लेफ़्ट 4th आयोटिक आर्च थी उसने बनाया था, ठीक है। जो डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा है वो किससे बना था, वो हमारे पास हमने देखा था कि वो लेफ़्ट डोर्सल आयोटा ने बनाया था, ठीक है। लेफ़्ट जो ये डोर्सल आयोटा है आपके पास ये वाली, इसने हमारे पास क्या बनाया था, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। अब हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरीज़ की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो कोरोनरी आर्टरीज़ की हमारे पास डेवलपमेंट होती है फ्रॉम 2 सोर्सेज। एक हमारे पास एंजियोब्लास्ट हैं जो हमारे पास कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम एंजियोब्लास्ट हैं जो कि आपके हार्ट के ऊपर पूरी जो सरफेस है हार्ट की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज़ एक तो यहाँ से एंजियोब्लास्ट से डिराइव हो सकती हैं, या आपके जो एपिकार्डियम है हार्ट की वहाँ से भी ये डिराइव हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम एनॉमलीज़ देखते हैं आपके आर्टीरियल सिस्टम की, ठीक है। तो पहली एनॉमली क्या है हमारे पास, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। आपको पता है कि डक्टस आर्टीरियोसिस जो है एट बर्थ वो लिगामेंटम आर्टीरियोजम बना देता है, ठीक है। इन केस ये बंद ना हो, ये पेटेंट रहे, ओपन रहे, तो हमारे पास क्या होगा, एक कनेक्शन या चैनल बन जाएगा लेफ़्ट पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ आयोटा के दरमियान, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है आपको प्री मैच्योर इन्फेंट्स में नज़र आएगा। इस क्लिनिकल कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक एबनॉर्मल कंस्ट्रक्शन है किसके दरमियान, आपकी आयोटा की में अगर कोई एबनॉर्मल कंस्ट्रक्शन आ जाए, और ये मोस्टली कहाँ आती है, आपके लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बिल्कुल डिस्टली आपको नज़र आएगी। जब ये कंस्ट्रक्शन आ गई आयोटा में, इससे क्या होगा कि कोएक्टेशन होगी, आयोटा नैरो हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो डक्टस आर्टीरियोसिस के सुपीरियर वाला पोर्शन है, ये आपको कोएक्टेशन आपको वहाँ पे भी नज़र आ सकती है, और ऐसी कोएक्टेशन को आप क्या कह देंगे कि दिस इज़ प्री डक्टल। और अगर आपको डक्टस आर्टीरियोसिस के नीचे कोएक्टेशन या नैरोइंग नज़र आए, ठीक है, इन द आयोटा, तो उसे हम पोस्ट डक्टल कह देंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। ये पहले 3 क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्लिनिकल है हमारे पास एबनॉर्मल ओरिजिन ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है हमने देखा था वो किससे डेवलप करती थी, एक तो वो डोर्सल आयोटा से डेवलप करती थी, और फिर हमने देखा था कि वो 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी से डेवलप करती थी नॉर्मली। लेकिन एबनॉर्मल केस में वो ओरिजिन लेती है डोर्सल आयोटा से और साथ में लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी से, ठीक है, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे से। जब यहाँ से इसने ओरिजिन ले ली तो फिर ये क्या करेगी कि इसोफेगस और ट्रैकिया के पोस्टीरियरली गुजरेगी, ठीक है, और फिर हमारे राइट आर्म को आके ये सप्लाई कर देगी। लेकिन ये क्लिनिकली इतनी इम्पॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगली हमारे पास जो नॉर्मली है आर्टीरियल सिस्टम की, दैट इज़ राइट आयोटिक आर्च। इसमें क्या होता है आपके पास कि एबनॉर्मल परसिस्टेंस होती है आपके राइट डोर्सल आयोटा की, ठीक है, और इसको कंपनी करती है आपके लेफ़्ट डोर्सल आयोटा के डिस्टल पार्ट्स, ठीक है। जब लेफ़्ट डोर्सल आयोटा के डिस्टल पार्ट्स ऑब्लिटरेट कर जाएंगे,
तो हमारे पास जो है राइट डोर्सल अयोर्टा परसिस्ट करेगा, और इसमें हमारे पास जो ऐसी कंडीशन है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ राइट आयोटिक आर्च, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डबल आयोटिक आर्च कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एबनॉर्मल राइट आयोटिक आर्च इन द प्रेजेंस ऑफ लेफ़्ट आयोटिक आर्च आपको नज़र आएगी, ठीक है। आप यानी आपके पास लेफ़्ट आयोटिक आर्च है, लेकिन एक अगर एबनॉर्मली राइट आयोटिक आर्च भी बन चुकी है इन द प्रेजेंस ऑफ लेफ़्ट वन, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे कि दिस इज़ डबल आर्च या डबल आयोटिक आर्च, ठीक है। जो इंटरप्टेड आयोटिक आर्च है, इसमें क्या होता है कि आपका जो लेफ़्ट फोर्थ आयोटिक आर्च है ना, वो ऑब्लिटरेट हो जाता है या वो इरेज हो जाता है, ठीक है। इरेज हो जाता है या ऑब्लिटरेट हो जाता है। सो यहाँ पे हमने एनोमलीज भी देख ली हैं। आगे हम देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में आपको पता है कि मदर की जो बॉडी है या उससे जब फीटस में हमारे पास हम भेजते हैं ब्लड, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो प्लेसेंटा के ज़रिए फीटल सिस्टम को सप्लाई किया जाता है, ठीक है, वाया द लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन्स। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से यानी मदर की बॉडी से हमारे पास जो ब्लड जा रहा है वाया दीज अम्बिलिकल वेन्स, वो कौन सा ब्लड है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपको पता है अम्बिलिकल वेन्स और पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। जब यहाँ पे वो गई तो ये हार्ट के पास जाएंगी, हार्ट के जो हिपैटिक सेगमेंट्स हैं ये उनको सप्लाई करेगी। उसके बाद ये थ्रू दिस डक्टस वेनोसिस ये इन्फीरियर वेना केवा में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा में जब ये एंटर कर गई, यहाँ से ये कहाँ जाएंगी, फिर आपके फोरामेन ओवेल को पास करके ये राइट एट्रियम से होके ये लेफ़्ट एट्रियम में यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर ये कहाँ आ जाएंगी आपके पास, ये आ जाएंगी आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जाएंगी आपके पास इनटू आर्च ऑफ अयोटा, यहाँ से फिर ये आपके पास इनटू डिसेंडिंग अयोटा आ जाएंगी, ठीक है। इधर से ये नीचे आ जाएंगी और फिर हमारे पास फाइनली जो पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो प्लेसेंटा के ज़रिए प्लेसेंटा में वापस चला जाएगा, ठीक है, थ्रू दीज अम्बिलिकल आर्टरीज़, ठीक है। अब हमारे पास जो फीटस की ब्लड में मोस्टली जो ब्लड है वो यानी वापस प्लेसेंटा की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो 10% आपका ब्लड है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, वो क्या करेगा कि वो आपके पास पल्मोनरी वेन्स में जाएगा और पल्मोनरी वेन्स से वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन ऐसा फीटस में सिर्फ 10% ब्लड जो होता है उसमें ऐसा केस होता है, ठीक है। मोस्टली वो वापस प्लेसेंटा में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि सुपीरियर वेना केवा से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हुआ, यानी उसके राइट एट्रियम में एंटर हुआ, तो यहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा। यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से वो जो है आगे चला जाएगा इनटू अयोटा, ठीक है। एक तो वो यानी यहाँ तो जाएगा ही लंग्स के पास, लेकिन ये ना अयोटा में भी थोड़ा सा शंट कर जाएगा, ठीक है, और ये डिसेंडिंग अयोटा में बेसिकली शंट करेगा। यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा आपके पास इनटू पल्मोनरी वेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहाँ से फिर आपके पास ये दोबारा लेफ़्ट एट्रियम के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास फीटस में सर्कुलेशन, ठीक है। और ऐसा आपको पता है कि जब प्लेसेंटा के ज़रिए सर्कुलेशन होती है बिफोर बर्थ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है, लेकिन बर्थ के बाद जब प्लेसेंटल ब्लड फ्लो ऑक्लूड हो जाता है तो हमारे जो इन्फेंट्स हैं उनका जो ब्लड है लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेंट्स के लंग्स जब एक्सपैंड हो जाएंगे तो वो अपनी लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्लेसेंटा है वो क्लोज़ हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीटस की सर्कुलेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लोज़ हो जाते हैं। उनमें हमारे पास क्या है,
एक तो अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं, एडल्ट्स की केस में आपको ये अम्बिलिकल आर्टरीज़ मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट्स की फॉर्म में नज़र आएंगी, ठीक है। लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन जो है एडल्ट्स में आपको लिगामेंटम टीरीज़ की फॉर्म में नज़र आएगी। फोरामेन ओवेल फोरामेन फोसा ओवेल की फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। डक्टस आर्टीरियोसिस लिगामेंटम आर्टीरियोसम की फॉर्म में, और डक्टस विनोसिस आपके पास लिगामेंटम विनोसम की फॉर्म में नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट। होप आपको समझ आ गई है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।